सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज का विषय हमारा बेहद संजीदा है। हमारा विषय है स्कूल सुरक्षा और सवाल। दरअसल जहां एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका देश भर में जताई जा रही है, वहीं बच्चों के टीकाकरण से पहले देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं। इस बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि क्या स्कूल खोलना वाकई सुरक्षित होगा और क्या यह सही समय है। इस कड़ी में जहां एक तरफ मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने स्कूल खुलने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं दी गई है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं भी नहीं है। डॉक्टर त्रेहन की दलील है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल खोलने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है। वहीं दूसरी ओर इस देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान अर्थात एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि उनके ख्याल से स्कूलों को खोलने के प्लान पर अब विचार करना ही चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तमाम तर्क भी दिए। हालांकि उनके तर्क चिकित्सकीय दृष्टिकोण से कम और बच्चों की कुल मिलाकर जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है उसको लेकर ज्यादा थे। उनका मानना था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ही नहीं बल्कि उनके हर तरह के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। उनकी दलील ये भी थी कि स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील योजना से बहुत से बच्चों का पेट भरता है। डिजिटल डिवाइस की वजह से कई गरीब बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चे इस वजह से स्कूल सिस्टम से निकल चुके हैं। आखिर ये स्थिति को हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई स्कूल इतने गैर जरूरी हैं कि 2 साल से कमोबेश सारी शैक्षणिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई है। ना स्कूल खोल रहे हैं ना कॉलेज खोल रहे हैं। कुछ राज्य अपने अपने स्तर पर फैसले लेते हुए स्कूलों को खोलने की घोषणा भी कर रहे हैं, पर वो प्रभावी तरीके से चल पा रहे हैं ऐसा महसूस नहीं होता। तमाम अभिभावक हैं जो इस आपदा में अवसर खोज रहे हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों की फीस वीस का खर्चे से बच रहे हैं, बच्चे अपने आप ही अगली कक्षा में प्रमोट भी हो रहे हैं, तो अब स्कूल खोलने की जरूरत क्या है जब महामारी का दौर है। कुछ लोग इस बात से भी आशंकित हैं कि अगर एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई और ये बच्चे अगर संक्रमित हो गए तो आखिर हम उन्हें सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। इस प्रकार की उलझन के बीच में एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो इसमें समाधान कैसे निकले इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उन 4 सुधीजनों से आपका परिचय कराएं और इस गंभीर मसले पर कुछ यथार्थपरक बातें करने की चेष्टा करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस प्रकार की संकटपूर्ण परिस्थितियों को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है। खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं और वह कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है। यह विचार सूत्र हमें किसी और ने नहीं बल्कि इस देश के महान कहानीकार साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का दिया हुआ है। कुल मिलाकर संकट काल में हमें कुछ ऐसा करना होता है जो वाकई कुछ नया होता है। तो हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो महामारी के इस दौर में क्या हम अपने आप को सिकोड़कर बैठ जाएं या कोई साहसिक फैसला ले पाए, ये कुल मिलाकर हमारे विचार का विषय है, फैसला लेने का विषय है। तो इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस देश के जाने माने चिकित्सक एम्स दिल्ली के निदेशक रहे डॉक्टर MC मिश्रा साहब खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ शैक्षणिक जगत की बड़ी हस्ती CB शर्मा साहब मौजूद हैं जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के चेयरमैन रहे, वह खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ शिक्षाविद की कड़ी में जाने माने प्रिंसिपल DPS स्कूल के रघुनाथ मुखर्जी साहब भी खास तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ सरकार में बतौर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा दायित्व निभा रहे डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब। आलोक शुक्ला साहब स्वयं चिकित्सक भी हैं और साथ ही एक लंबे समय से शैक्षणिक क्षेत्र की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। वह मैं सचिव है स्कूल शिक्षा के इसलिए हमारे साथ नहीं है, बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है, इस कारण से भी वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो चर्चा का सिलसिला हम डॉक्टर MC मिश्रा साहब से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है एक चिकित्सक मौजूदा दौर को लेकर किस दृष्टिकोण से देख रहा है। तो मिश्रा साहब थोड़ा जानकारी को साझा करें। दुनिया के तमाम देश स्कूल खोल चुके हैं। कुछ देश हैं जो स्कूल खोलकर बंद भी कर चुके हैं। अमेरिका कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है, लेकिन जर्मनी इंग्लैंड जैसे तमाम देश अपने यहां बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को भी चला रहे हो, साथ साथ स्कूल खोले हुए हैं। भारत में अजीबोगरीब स्थिति है। एक देश होते हुए भी फैसले अनेक हैं। थोड़ा रोशनी दे भारत की स्थिति को लेकर और स्कूल संबंधी समस्या के मद्देनजर किस दिशा में जाएं?
डॉक्टर जो ये चर्चा रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये, क्योंकि ये विषय एक गंभीर विषय बना हुआ है। जब से उत्तर भारत में संक्रमण की स्थिति सुदृढ़ हुई है, बेहतर हुई है, तो ये बात भी सामने आई है। यदि आपको याद हो तो पिछले वर्ष आपके ही चैनल पे हम लोग सितंबर में, अगस्त अब समाप्त हो ही रहा है और वो सितंबर अक्टूबर में स्कूल के खुलने की चर्चा हम लोग कर रहे थे, और मैं स्वयं उसके पक्ष में नहीं था पिछले वर्ष। और यदि हम 18 महीनों का कोविड पेंडेमिक का पूरा ट्रेजेक्टरी देखते हैं 2020 और 2021 डेढ़ साल में, तो आप ये देखिए भारत के जो आंकड़े हैं बच्चों के संक्रमण के, वो पहली वेव में 4.2% थे और दूसरी लहर जिसने बहुत प्रकोप किया अप्रैल मई में, उसमें बच्चों का जो संक्रमण था वो 5.8% था। और ये बात भी आंकड़ों के आधार पर कही जा सकती है कि अधिकतर संक्रमण न केवल भारत में बल्कि दुनिया में बच्चों में अगर हुआ भी तो बच्चे अधिकांशतः घर पे रह के ही ठीक हो गए। बहुत रेयरली कोई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए जिनको अस्पताल में जाने की, भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। और ये हमारी दूसरी लहर जो इतना तांडव जिसने किया और इतना प्रकोप किया, उसमें भी जब भी मैं किसी पीडियाट्रिशियन से पूछता था कि भाई बच्चे कितने आए हैं आपके संरक्षण में इलाज कराने, तो कहते साहब 1-2 आए हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा बच्चे आए नहीं है। तो ये कहना कि तीसरी लहर इमेजिनरी है, किसी को पता नहीं है कब आएगी, किस फॉर्म में आएगी, सब इसकी चर्चा ही चल रही है मई महीने से। और उसमें जो अब बदलाव हुआ है परिस्थितियों में वो ये है कि दूसरी लहर में हमारे देश की अधिकांशतः जनसंख्या को संक्रमण हुआ, चाहे कम हुआ ज्यादा हुआ, और उसने एक नेचुरल प्रोटेक्शन हम सबको दिया हुआ है और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। अगर आप जितने भी सीरो सर्वे देखें भारत के, जो 18 राज्यों में हुए हैं, और उनमें जब पिछले वर्ष होता था तो आती थी सीरो पॉजिटिविटी 24%, 30%, अब आ रही है 67%, 79%, 70%, और 49 से लेके 79 तक, और कई जगह तो उससे भी ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी आई और बच्चों में भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में संक्रमण हुआ नहीं है, बिल्कुल हुआ है। और कुछ डेटा भी है, 79,000 बच्चे महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके आंकड़े हैं कि बच्चों में हुआ था। और ये कमोवेश यही स्थिति यूनाइटेड किंगडम की, अभी हम किसी चर्चा में थे पिछले बार, तो उसमें भी उनका भी यही एक धारणा है कि बच्चों में संक्रमण गंभीर बहुत कम होता है। और यदि बच्चों में मृत्यु दर भी आप देखें, बहुत किसी की हुई हो तो 12 साल से नीचे तो बहुत कम कभी ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ 12 से 18 के बीच में, और उनमें भी जो मृत्यु का कारण रहा है, क्योंकि बच्चों में भी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, अगर बच्चों में भी ओबेसिटी हो जाती है, बच्चों में भी डायबिटीज भी होती है, और दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और बच्चों में दूसरी बीमारियां भी होती हैं जो इम्यूनिटी कम करती है, तो वो भी होता है। और इसके परिणाम स्वरूप कुछ बच्चों में अवश्य मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो कहते हैं वो हुआ है, और मृत्यु दर आमतौर से आकी गई है 1 in 1 lakh, समथिंग लाइक दिस, तो वो काफी न्यूनतम है। तो इसलिए अब चूंकि संक्रमण की स्थिति उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में बहुत सुदृढ़ है, तो लोगों का मानना ये है कि, और आप ये समझिए हिमांशु जी कि बाकी सब कुछ चल रहा है, मॉल्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, शॉपिंग एरियाज चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स फुल हो रहे हैं, और हम लोगों ने सबने देखा जून के महीने में किस तरह से मसूरी, शिमला और नैनीताल में जगह नहीं थी पैर रखने की, बच्चे भी थे शामिल उसमें। तो हम लोगों का कभी कभी हम लोग इस बात पे आश्चर्य भी करते थे कि लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है संक्रमण का, लेकिन जो इसकी सकारात्मक बात ये रही कि बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा नहीं उत्तर भारत में। तो उसका एक बड़ा कारण है, एक तो टीकाकरण अभियान हमारा जिस प्रकार से चल रहा है, अब करीब हम 65 करोड़ के आसपास एक डोज के साथ पहुंच रहे हैं, उसने भी कहीं ना कहीं योगदान दिया है। संक्रमण जो दूसरी लहर में इतना ज्यादा हुआ, इतने सारे लोगों को, वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर स्कूल कॉलेजेस में अध्यापक
और दूसरे कर्मचारियों को अगर टीकाकरण हो गया है तो फिर बच्चों को उस बबुल में हम भेज सकते हैं और स्कूल जगहों से कहीं भी ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगे। ये मेरा मानना है इसमें कि साहब आपने सारी बातचीत का निचोड़ ये दिया है कि स्कूल खोलने के संदर्भ में फैसला लिया जाना चाहिए। मेरा केवल एक सवाल आपसे और है, फिर मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब के पास रुक करना चाहूंगा कि क्या स्कूल बच्चों को कम से कम एक डोज मिल जाए उसके बाद खोलने की आप हिमायत करेंगे, या आप मानते हैं कि डोज का इंतजार नहीं करना चाहिए? अब परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अगर स्कूल जैसी संस्था की अहमियत हम सब सदियों से मानते आए हैं तो अब और इंतजार करना उनके भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। आगे बढ़िए। नहीं, मैं उसको उतनी तरजीह नहीं दूंगा कि सर्वांगीण विकास अपनी जगह है, वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं संक्रमण के दृष्टिकोण से भी मैं ये मानता हूं कि अब बच्चे एक्सेसिव रिस्क पे नहीं होंगे। अगर उनके चारों तरफ जो बबुल बन गया है और वो सुरक्षित है तो बच्चों को फिर संक्रमण होने की संभावना न्यूनतम होगी, और होगी भी तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही आपका संक्रमण बढ़ता है, कहीं भी किसी क्लस्टर में बढ़ता है, तो आप तुरंत बंद कर दीजिए। उसके लिए आप प्रतीक्षा मत करिए कि ज्यादा हो तब हम बंद करें। हम बंद करेंगे, लेकिन मिश्रा साहब स्पष्ट तौर पर है कि अभी हालात ऐसे हैं जिसमें स्कूल खोलने चाहिए। मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब के पास रुक करता हूं। डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब के परिचय के संदर्भ में मैंने बताया था कि एक सहूलियत है, वो क्वालिफाइड चिकित्सक है और साथ साथ स्कूली शिक्षा से बुनियादी तौर पर जुड़े हुए हैं। वो शुरुआत से स्कूल बंद करने के हामी नहीं रहे हैं, पहली लहर के समय से ही। मेरे 2-3 सवाल है, स्कूल खुले ना खुले वो तो बात की बात है। आलोक शुक्ला साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस संक्रमण ने, इस महामारी ने हर तबके को प्रभावित किया। स्कूल शिक्षा के संदर्भ में आप क्या महसूस करते हैं? इसने क्या तबाही मचाई है हमारे शिक्षा व्यवस्था के तहत? इसमें थोड़ी रोशनी साझा करें। तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत दिनों बाद याद किया मुझे जी। और इस समय स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त और चिकित्सक होने के अतिरिक्त पता नहीं किसी कारण में स्वास्थ्य विभाग भी उसका भी प्रभार मेरे पास है, तो वो दोनों तरफ से देखने का कुछ अवसर है। आपका सवाल जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 2 वर्षों में बच्चों के साथ जो हुआ है ऐसा सदियों में नहीं हुआ। जो लर्निंग लॉस हुआ, हम कहते हैं कि साहब हम ऑनलाइन करा देंगे, ऑनलाइन हमने भी किया, हम लोग भी बड़ी अपनी तारीफ करते हैं कि साहब हमने छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई करी है, करी भी है। आज की तारीख में हमारी वेबसाइट पर लगभग 27 लाख बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास डिवाइसेस नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, और उसके अलावा जो एक बॉन्ड बनता है टीचर और बच्चे के बीच में, वो बॉन्ड तो ऑनलाइन से बन नहीं सकता। तो उसका नतीजे बहुत सर्वेज हुए हैं देश में जिससे ये पता चला है कि बच्चों में जो लर्निंग लॉस हुआ है वो कोई सर्वे कहता है कि अराउंड 30 to 40% हुआ है, कोई सर्वे कहता है कि अराउंड 70 to 80% हुआ है। तो मैं डॉक्टर मिश्रा की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि स्कूली बच्चों को कोई खतरा इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि जो एडल्ट्स हैं उनसे कम खतरा है, तो इसलिए खोलना ही चाहिए। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संक्रमण ही बहुत महत्वपूर्ण है और उनका भविष्य महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर हमारा भविष्य ही नहीं रहा तो फिर जिंदा रह के भी क्या करेंगे। तो एक तरफ तो यह है कि जान है तो जहान है, पर दूसरी तरफ यह भी है कि ऐसा जीना भी क्या जीना है जिसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ जान सकते हैं, ना कुछ सीख सकते हैं, पता नहीं। वो तो फिर जीवन जो है वो मनुष्य का साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना हो गया ना जी। तो इसलिए इस चीज को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है डॉक्टर शुक्ला साहब आपसे कि हम इस देश के संदर्भ में तमाम बताएं, एक देश एक कर, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कोरोना के संदर्भ में फैसले भी देश में एक समान, पर एजुकेशन शिक्षा एक देश है, फैसले अनेक हैं। कौन क्या फैसला ले रहा है, क्यों ले रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक राज्य बता रहा है स्कूल खोलना बड़ा जरूरी है, केसेस 5000 प्रतिदिन आ रहे हैं तो अभी स्कूल खोल दे रहा है। एक प्रदेश है 50 केसेस भी नहीं आ रहे तो अभी स्कूलों पे ताला लगा के रखा हुआ है। आपने बताया ही कि आप इस समय दोनों महकमे देख रहे हैं, स्वास्थ्य भी हो शिक्षा भी, देश की सरकार के साथ सतत संपर्क में रहते हैं। थोड़ा साझा करेंगे
कि पूरे देश के संदर्भ में कहीं कुछ सोचा जा रहा है इस विषय के संदर्भ में? कोई एक रूपता है, कोई एक नीति है, कोई एक रीति है जिसके आधार पर देश इस महामारी के दौर में शिक्षा के संदर्भ में किसी एक नतीजे पर पहुंच के फैसला ले पाए? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है हिमांशु जी। हमको इसमें अपने देश के संविधान को समझना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो राजनीतिक रूप से निर्णय होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा जो संविधान है वो एक संघीय ढांचा है जिसमें कि राज्यों के अपने बहुत सारे अधिकार हैं और केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। संघीय ढांचे में शिक्षा जो है वो एक ऐसा विषय है जो राज्य का विषय है और इसलिए हर राज्य को निर्णय लेने का अधिकार है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके बनाया है। देश हमारा एक है लेकिन देश हमारा बहुत बड़ा है। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की जनसंख्या पूरे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा है। भारत की जनसंख्या पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जनसंख्या को जोड़ दीजिए तो उससे ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक निर्णय सबको लगा दें, वन साइज फिट्स ऑल, ये नहीं हो सकता। और हर जगह की स्थिति अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में हमने स्कूल खोलने का निर्णय किया, हमने 2 अगस्त से स्कूल खोले, आज अगस्त समाप्त हो रहा है, अंतिम दिन हम अगस्त के बैठे हुए हैं और ईश्वर की कृपा है कि हमारे स्कूल खुले और कोई ऐसी बहुत भयानक घटना नहीं हुई जिसके कारण हमें स्कूल बंद करने की नौबत आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो केरल में बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं। तो एक देश हो रहा है लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हैं। छत्तीसगढ़ में जो हमारे पॉजिटिविटी रेट है वो आज की तारीख में 0.1% से भी कम है और दूसरी जगह पे पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। पर शुक्ला साहब, मेरा एक सवाल है, ये कैसा फैसला है जिसमें आपने स्वयं कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने 2 अगस्त से स्कूल खोल दिए और जो आपके सरकारी नियंत्रण के स्कूल हैं केवल वो खुले, निजी क्षेत्र के स्कूलों पे ताले ही लगे हुए हैं। कुल मिला के इस विरोधाभास के संदर्भ में भी तो कोई दृष्टि साझा करेंगे आपके साथ? आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मुखर्जी जी बैठे हुए हैं, डीपीएस स्कूल के प्राचार्य हैं। देखिए, मैं इसमें इतना ही कह सकता हूं कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें हम किसी को भी किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करते। हम लोग केवल ये कहते हैं कि आपको इस चीज की अनुमति है। तो जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, हम लोगों ने स्कूल खोलने का निर्णय किया तो वो निर्णय प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल सब पे एक समान लागू है। लेकिन अगर कोई अपना स्कूल नहीं खोलना चाहता तो उसको हम जबरदस्ती करके तो नहीं खुलवा सकते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल खुले हुए हैं, उसमें हमारे बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमने भी ये बात कही हुई है जो हमारे स्कूल खुले हैं उसमें कि बच्चों का स्कूल आना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चों के माता पिता ना चाहें और बच्चे स्कूल ना आना चाहें तो उनको अटेंडेंस कम करके परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें देखिए, हम लोग डिक्टेटरशिप थोड़ी ही हैं, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को एक अधिकार इस बात का मिला हुआ है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपना काम कर सकता है। शुक्ला, आपने जो जवाब दिया है पर आपकी जो पहचान है दोनों में मैच नहीं कर रहा। जिस प्रशासनिक दक्षता के लिए आप जाने जाते हैं और यहाँ जो दलील दे रहे हैं दोनों में बड़ा अंतर है। जानना चाहूंगा कि यहाँ पर निजी स्कूलों के द्वारा स्कूल खोले नहीं जा रहे, आप लाखों छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ सरोकार रखते हैं। स्कूलों की जब चाहे तब आप हाजिरी लगवा देते हैं, ये दृश्य हम देखते हैं। जब वो मनमानी करते हैं तो कैसे आप नियंत्रण करते हैं। ऐसे संवेदनशील मसले पर क्या कारण है कि आपके हाथ इतने बंधे हुए हैं? आप इतनी दीनता के साथ कह रहे हैं कि अब हम कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। हमने आपके रुख को देखा है, आपकी सरकार के रुख को देखा है। समझना चाहेंगे कहां अड़चन है जब इस बुनियादी मसले पर सरकारी स्कूलों के तरीके में और निजी क्षेत्र के स्कूलों के फैसले में अंतर दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है हिमांशु जी बात वो नहीं है। बात यह है कि आखिरकार प्राइवेट स्कूल अगर नहीं खोलेंगे और कुछ दिन तो अपने आप वहां के जो बच्चे हैं वो छोड़ करके दूसरे स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे। बच्चे घर में थोड़ी बैठे रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये तो दबाव बनेगा ही प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर कि उनको स्कूल खोलना ही पड़ेगा। और मैं तो ये देख रहा हूं कि बच्चों के माता पिता आ करके कहते हैं कि हमको चाहिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें स्कूल खोल दीजिए, हम खाली ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते। तो बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, देखिएगा स्कूल खुलेंगे सारे के सारे। ये आलोक शुक्ला साहब का नजरिया है। मैं जाना तो चाहता था प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब के पास में, लेकिन आलोक शुक्ला साहब ने बहस को जिस स्तर पर ला दिया है उसमें बहुत जरूरी हो गया है कि मैं उनके साथ में बैठे हुए रघुनाथ मुखर्जी की ओर रुख करूं। रायपुर का बेहद प्रतिष्ठित स्कूल है, नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके प्राचार्य हैं। स्कूल पे ताला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्या कारण है मुखर्जी साहब कि सरकार का फैसला है पर उसको क्रियान्वित करने में आप सफल नहीं हो रहे हैं या इरादा नहीं कर रहे हैं?
थोड़ा साझा ये करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है जी। और काफी जवाब दोनों तरफ से आ गए हैं। डॉक्टर साहब को भी सुना मैंने जी। और देखिए, जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो केवल एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं आते हैं, उनका इमोशनल क्वोशंट बेहतर होता है, सोशल क्वोशंट बेहतर होता है, और आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्सिटी क्वोशंट, जी। वो बेहतर होता है। और हम जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, हम स्कूल को बंद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, पेरेंट फीस नहीं देंगे, हम शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि स्कूल को खोला जाए, जी। क्योंकि जब बच्चे घर में हैं उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से हम पढ़ा भी रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं आ रही, पर बाकी सब डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। वो फिजिकली हो सकता है घर में ज्यादा सेफ हो, पर बिलीव मी वो इमोशनली कमजोर हो रहे हैं, बच्चों को साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज आ रही है। इसलिए हम सभी प्राइवेट स्कूल वाले चाहते हैं कि स्कूल तुरंत खोला जाए, पर जब सरकार का जो सर्कुलर आया उसमें लिखा कि बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो दो कारणों से पेरेंट्स लोग ने स्कूल बच्चों को नहीं भेजा। पहला, निश्चित रूप से उनके अंदर डर था कि कहीं ये इन्फेक्शन बच्चों में न स्प्रेड हो जाए, क्योंकि जिस स्पष्टता से यहाँ पे एक्सपर्ट लोग ने बताया कि इन्फेक्शन रेट क्या है, बच्चे किस तरीके से उससे प्रभावित नहीं हुए, बहुत कम प्रभावित हुए, वो पेरेंट्स को नहीं बताया अभी तक। और दूसरा कारण यह है कि एक बहुत बड़ा तबका पेरेंट्स का है जो ये सोचता है कि अगर हम बच्चों के स्कूल भेजेंगे तो हमको फीस देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और सभी प्राइवेट स्कूल तुरंत चाहते हैं कि स्कूल खोला जाए, पर इसमें सरकार के क्लियर इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। आदरणीय शुक्ला जी ने जो कहा है कि हम डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अगर वो लाइन उस सर्कुलर में नहीं होता कि हम उपस्थिति को अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, तो शायद स्कूल बड़ी सफलता से खुल जाते। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं और इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है, इसको देखते अभी काफी ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम हो गया है, हमको तुरंत निर्णय लेना चाहिए और ये अनाउंस करना चाहिए कि बच्चे सभी विद्यालय जाए, पेरेंट्स भेजे। और विश्वास करिए, हम प्राइवेट स्कूल हम अगर सरवाइव करेंगे केवल इसलिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी बने रहे, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक भी बच्चा बीमार हो। जी। सारे शिक्षक वैक्सीनेटेड हैं, सभी कर्मचारी वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए स्कूल शायद घर और मोहल्ले से ज्यादा सुरक्षित वातावरण। मैं एक और सवाल आपसे साझा करना चाहूंगा मुखर्जी साहब, आपने 2 कारण बताए स्कूल न आने के संदर्भ में। पहला कारण आपने बताया कि संक्रमण का डर है, लोगों को लगता है संक्रमित ना हो जाए बच्चा, इसलिए नहीं भेज रहे। दूसरा, फीस देने से बचने की कोशिश है, ये भी एक कारण बताया। क्या तीसरा कारण ये भी नहीं है कि 2 साल से मजा मिल रहा है, कोई एग्जाम देना नहीं है, अगली क्लास में पहुंच ही जाना है, तो फिर जाके जब तक महामारी के संदर्भ में सरकार कह नहीं देती कि महामारी खत्म हो गई, तो स्कूल पे ताला रहे, पास की मार्कशीट तो मिलनी ही है। क्या ये भी एक कारण है? क्या इसे भी आप शैक्षणिक क्षेत्र में एक चुनौती के तौर पर देखते हैं कि जिस तरीके से जनरल प्रमोशन या इंटरनल असेसमेंट के नाम पर जिस तरीके से थोक में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन की झड़ी लगी है, डिस्ट्रिक्शन की झड़ी लगी है, कमाल ही हो गया है। इतने काबिल बच्चे हमारे देश में थे, हमें पता ही नहीं था। मैं रिजल्ट देख रहा हूं, 99%, 99.6% ऐसे अद्भुत प्रतिभावान बच्चे हमारे पास हैं, हमें पता ही नहीं था। 2 साल पहले एग्जाम होते थे, 60%, 50%, 40% परिणाम आते थे, अब 100% पे खड़े हैं। थोड़ा इस पे भी तो दृष्टि साझा कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, मेरे दिल के अंदर उफान मचा रहा था जी। मेरा मानना है कि जो बच्चे जब स्कूल में आते, शिक्षा ग्रहण करते, तो चरित्र का निर्माण होता है। जी। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कितने चरित्र का निर्माण हुआ, दर्शक हमारे इस चीज को समझ पाएंगे। साल भर हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया और बच्चों के ऑनलाइन इम्तिहान लिए। जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, उनमें जो टॉपर थे वो 99-98% और एवरेज परसेंट जो था वो 87-88 था, एवरेज परसेंट बता रहा हूं जी। फिर हमको सीबीएसई से सर्कुलर मिला कि जो प्री बोर्ड इम्तिहान है और प्रैक्टिकल इम्तिहान है वो फिजिकल प्रेजेंस में करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। हमने पेरेंट को कन्विंस किया। जिस एक रूम में 24 बच्चे इम्तिहान देते थे, वहां केवल 8 बिठाए गए और हमने वो ऑफलाइन एग्जाम, पेन पेपर एग्जाम स्कूल में कराया। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे टॉपर ने 56% लिया और एवरेज परसेंट जो था वो 40-42% के बीच में था। कितने चरित्र का निर्माण हुआ जब वो ऑनलाइन एग्जाम घर से दे रहे थे। कितना पेरेंट्स लोग ने सहयोग किया
कितना पेरेंट्स लोग ने ऑब्जर्व किया बच्चों को, कितना मोटिवेट किया, अब हम सब समझ सकते हैं इस उदाहरण से। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से हम ऑनलाइन में ही रहेंगे और ऑनलाइन माध्यम से ही बच्चों का इम्तिहान कराएंगे तो चरित्र का निर्माण का क्या होगा और देश के चरित्र का निर्माण का क्या होगा, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न। तो कुल मिला इत्तेफाक रखते हैं रघुनाथ मुखर्जी साहब, बड़े संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तात्कालिक संकट सेहत के संदर्भ में है, लेकिन दीर्घकालिक संकट एक चरित्र के संदर्भ में भी देश के सम्मुख पैदा हो रहा है। मैं प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब की तरफ रुख करना चाहता हूं। सीबी शर्मा साहब लगातार इस संक्रमण के दौर में हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस विषय को केवल, जैसा डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब ने कहा कि अब देश में व्यवस्था है, संविधान में राज्य का विषय है शिक्षा, इसलिए कोई एक रूपता नहीं हो सकती, इसे जबरदस्ती तो करा नहीं सकते, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? या जिस प्रकार से महामारी अधिनियम देश में लागू हो रखा है, राज्यों के अधिकार एक तरफ और केंद्र सरकार की सत्ता एक तरफ, तमाम विषयों पर केंद्र सरकार ने फैसले लिए, क्या शिक्षा ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें एक रीति एक नीति के साथ में देश को चलना चाहिए? ऐसे संवेदनशील मसलों पर स्पष्ट दृष्टि आनी चाहिए। देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ लगातार बैठक का सिलसिला रहा, लेकिन शिक्षा मंत्रियों के साथ ऐसी नियमित बैठक, ऐसा कोई विमर्श और उसके आधार पर कोई एक फैसला लेने के उदाहरण देखने को बिरले ही मिले। क्या कहते हैं सीबी शर्मा साहब, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं हम इतने महत्वपूर्ण मसले को एड्रेस करने के संदर्भ में, और क्या अभी भी समय है हमें इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो हिमांशु जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस विषय को जी फिर से उठाया है। जी, आपको याद होगा 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, सीबीएसई जी, और 23 मई को दोबारे आके बोले कि 12वीं की भी परीक्षा नहीं होगी जी। ये प्रश्न पहले भी उठाए थे और हमने ये कहा था। 31 दिसंबर को माननीय मंत्री निशंक जी ने ये डिक्लेयर किया था कि हम 23 मई से परीक्षा शुरू करेंगे, 11 जून तक, 4 मई से शुरू करेंगे, 11 जून तक चलेगा जी। 31 दिसंबर से 16 अप्रैल के बीच में क्या तैयारी सरकार ने की थी? जी। मैं जानबूझ के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि जैसा शुक्ला जी ने कहा कि शिक्षा राज्य और केंद्र सरकारों का विषय है। मैं मुदलियार कमीशन का रिपोर्ट याद कराना चाहूंगा। मुदलियार कमीशन ने कहा था विद्यालयी शिक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, सरकार अपने काम से भाग रही है। कैसा बच्चा तैयार होगा देश का, ये देश की जिम्मेवारी है। आपने यूजीसी क्यों बनाया है और राज्य के विश्वविद्यालय यूजीसी के नियम क्यों फॉलो करती है? अगर ये राज्यों का विषय है, सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज को इंडिपेंडेंट करिए, ऑटोनोमस करिए, उनको यूजीसी के तहत मत लाइए। पहली बात तो यह है हिमांशु जी कि विद्यालयी शिक्षा के निर्णय सारे आधिकारिक होते हैं, शिक्षक या शिक्षा से जुड़े नहीं होते हैं जी। मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा, पढ़ना पढ़ाना जरूरी है क्या जी? सारे लोग आज निर्णय कर रहे हैं स्कूल खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं, आप आज नहीं समझ पा रहे हैं, आप 2035-40 में जाके समझेंगे कि इस पीरियड का जो बच्चा है वो कितना डेलिंक्वेंट हो गया है। ये बच्चे साथ रह नहीं पाएंगे। वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड वी आर नॉट अलाउइंग देम टू मीट। आप तीसरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन होगा जी, बिल्कुल एक निर्णय इस देश के लिए नहीं होना चाहिए जी। विद्यालय शिक्षा का स्कूल के प्रिंसिपल पर छोड़िए जी, ये मुखर्जी साहब तय करेंगे कि इनका विद्यालय का कितना परिवार बीमार है, कितने परिवारों में संक्रमण है, किस बच्चे को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। ये दिल्ली में बैठ करके भारत के मंत्री तय न करें और कर भी नहीं सकते हैं। इस देश में जितना निग्लेक्ट हमने स्कूल को किया है और स्कूल प्रिंसिपल्स को किया है, दिस शुड हैव गॉन डायरेक्टली टू प्रिंसिपल्स। ये निर्णय होना चाहिए था कि स्कूल प्रिंसिपल तय करे कि वो खोलेगा नहीं खोलेगा, किस बच्चे को बुलाएगा, किस क्लास को बुलाएगा। हम निर्णय लेना चाहते हैं। और देखिए ना, मुखर्जी साहब भी कर रहे। कल मैं गुड़गांव में प्रिंसिपल्स मीट में था, 200 प्रिंसिपल पूरे देश से आए थे और सबका यही बात था कि सरकार बिल्कुल मिसमैनेज कर रही है एजुकेशन। देखिए हिमांशु जी, एजुकेशन कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये जो
ग्राउंड जीरो पर है, स्कूल में टीचर है वो चलाएगा, लेकिन जो मैक्रो डिसीजन है वो ग्लोबल नेशनल होंगे। जैसा आप कह रहे हैं एक डिसीजन होगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि सारी जगह बच्चे सीखें और उनको वहीं के परिप्रेक्ष्य में। क्या अरुणाचल का स्कूल का वही स्थिति होगी जो डीपीएस रायपुर का या डीपीएस दिल्ली का होगा? नहीं हो सकता है जी। मेरा बिल्कुल तय मानना है स्कूल को खोलना चाहिए। यू आर नॉट रियलाइजिंग द डैमेज, मेंटल हेल्थ का क्या डैमेज हो रहा है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों को मिलना खेलना जरूरी है। स्कूलिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस जी। आपका बच्चा जब शुरू किया होगा स्कूल जाना, आप याद करिए कितनी परेशानी से आप उसको उस प्रोसेस में डाले थे जी। हमारे पास हर साल 1-2 क्लास होता है उसका, जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं। आज आपको अंदाज है कि आपका 8वीं 9वीं का बच्चा नहीं जाना चाह रहा है स्कूल जी। और वो डैमेज क्या है कि ये बच्चे कभी साथ मिलकर के जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। इनको अलग अलग साइलोस में काम करने का, आइसोलेशन में काम करने का आप आदत लगा रहे हैं। जैसे देश नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी। तो मेरा तो बहुत स्ट्रांग मानना है। देखिए मिड डे मील के बारे में जो कहा गया, मैं उस सीजन का पार्ट रहा था कि हम घर पे पहुंचाएंगे और बहुत राज्यों में हमने घर पे खाना पहुंचाया है, बच्चों को बांटा है। तो मिड डे मील इज नॉट दैट बिग प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फूड और उनके घरों तक जाके भी दिए हैं। लेकिन जो ज्यादा बड़ी परेशानी है कि इन बच्चों को लर्निंग लॉस जो हो रहा है, देखिए ब्लेंडेड लर्निंग होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं होगा। मैं डिस्टेंस एजुकेटर हूं, मैं दूरस्थ शिक्षा का एक्सपर्ट हूं बेसिकली, लेकिन मैं जानता हूं कि विद्यालय एनआईओएस का चेयरमैन रहे हैं, तो हमको पता है एनआईओएस या डिस्टेंस मोड स्कूलिंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। The mainstream education has to be classroom teaching, face to face, and do you know that is not because कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं या बहुत पढ़ाते हैं, नहीं। ये बच्चे आपस में इतना सीखते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी जो सीखते हैं कि आपस में हम कैसे रहें। तभी तो हम लोगों ने समावेशी शिक्षा किया था। लड़कियों का, लड़कों का, दिव्यांगों का विद्यालय अलग होता था। अब क्यों साथ होता है कि लड़का लड़की रहना साथ सीखे। आज देखिएगा आप जब स्कूल खुलेगा, जरा ऑब्जर्व करिएगा, मुखर्जी साहब ये डेटा हम लोग को दे पाएंगे कि जब खुलेगा तो बच्चों के बिहेवियर में बंद होने के पहले और खुलने के बाद में कितना डिफरेंस आएगा। वो बच्चे साथ अब दोबारा उस तरह से नहीं मिल पाएंगे जैसे पहले थे। बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा, स्कूल खोलिए और निर्णय प्राचार्य पर छोड़िए। प्राचार्य तय करें कि किस क्लास को बुलाएंगे, कितने बच्चों को बुलाएंगे, कैसे बैठाएंगे, कैसे मिलाएंगे। तो सीबी शर्मा साहब, आप तो बहुत जोरदार तरीके से कह रहे हैं स्कूल तुरंत खुलने चाहिए, लेकिन मैं इसके संदर्भ में एक सवाल पे और आपका नजरिया चाहूंगा, फिर मैं मिश्रा साहब के पास चलूंगा। हालांकि मेरे पास आलोक शुक्ला साहब से बात करने के लिए कुछ और जमीनी प्रश्न हैं। आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से लगातार जनरल प्रमोशन का जो सिलसिला चला है, तीसरी लहर का संदर्भ में वातावरण बना हुआ है, बच्चों में कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, उनके पेरेंट्स में भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये साल भी ऐसे ही कट जाएगा। क्या इस संदर्भ में भी दिशा स्पष्ट करने की इसी समय पे जरूरत नहीं है? ये बहुत हो गया, अब नहीं, कुल मिला के परीक्षा देनी होगी, फिजिकल देनी होगी, आपको अपने आप को साबित करना ही होगा। जो भी मैकेनिज्म बने, समय है हमारे पास। क्या कहते हैं आप? क्या इस भावना से, इस भरोसे से लोगों को उबारने की जरूरत है कि नहीं पढ़ेंगे तो अभी अगली कक्षा में हम जरूर दिखेंगे? कौन रोक लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार भी जो चर्चाएं हुई हैं, कई बार आपने चर्चा कराया है और हर बार मैंने यही कहा है, देखिए आप जब जैसे बहुत मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना और परीक्षा कक्ष में लाना, कि आप लोग रियलाइज नहीं करते हैं। अधिकारी लगन वो कह देते हैं परीक्षा होगी, परीक्षा नहीं होगी, एवरेज होगा, 30% 10th होगा, 40% फलाना होगा। आप रियलाइज नहीं करते हैं हम टीचर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, प्रेशर कितना लेना पड़ता है। मुखर्जी साहब से पूछिए इन पर पेरेंट्स का कितना दबाव रहा होगा कि हमारे बच्चों को अब 10th वाला जो आपने इंटरनल असेसमेंट किया था, जरा उसका मार्क्स फर्ज कर दीजिए। और आप तो नहीं किए, शायद मुखर्जी साहब नहीं किए होंगे, मैं दिल्ली के कई विद्यालयों के साथ ऐसे ही प्रोग्राम्स किया हूं। जो आपका एस्टैब्लिश्ड स्कूल है, जो नामी ग्रामी स्कूल है, वो फर्ज नहीं कर पाया है। लेकिन जो कम नोन था वो अपने रजिस्टर्स बदल दिए, नंबर बदल दिए और अब ये आदत लग गई। आप पिछली बार का याद करिए जब आपने ये कार्यक्रम कराया था, परीक्षाएं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सीबीएसई की, हमने बिल्कुल जोर दे के कहा था परीक्षा होनी ही चाहिए। क्यों कहा था? आप जैसे ही एक बार एक विद्यार्थी को कहते हैं कि इसका ऑप्शन है कि परीक्षा नहीं दिए बिना भी मिलेगा रिजल्ट,
पूरे देश में वो बीमारी लगती है। आप बीमारी लगा के चले जाते हैं अधिकारीगण और सरकार, झेलना हम लोगों को पड़ता है, क्योंकि तब हमको विद्यालय के बाहर और महाविद्यालय के बाहर बच्चे घेरते हैं, पेरेंट्स घेरते हैं कि आप मेरे बच्चे को 90 क्यों नहीं दे दिए, आपके हाथ में था। लेकिन सचिव महोदय तो मंत्रालय में बैठते हैं सिक्योरिटी में, उनको तो कोई परेशानी होती नहीं है। हमको झेलना पड़ता है विद्यार्थियों का और उनके अभिभावकों का गुस्सा। देखिए, परीक्षा का निर्णय, विद्यालयों का निर्णय बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमको 99 किसी तरह दे दीजिए, और हमको कहना पड़ता है नहीं भाई तुम नहीं डिजर्व करते, नहीं देंगे। लेकिन जब सरकार कह देती है कि हम विद्यालय पर छोड़ दिए हैं, सोचिए क्या होगा। तो कुलदीप शर्मा साहब दोनों चीजों के साथ इत्तेफाक रखते हैं, परीक्षा हर हाल होनी चाहिए, स्कूल खुलने भी चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर MC मिश्रा साहब आपके पास में थोड़ा अलग नजरिए के साथ बात करना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के चिकित्सा जगत को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि एक भरोसा पैदा करे कि अब हालात ऐसे हैं जिसके अंतर्गत स्कूल खुलने चाहिए? अगर जाने माने चिकित्सक ही, तमाम डॉक्टर ही स्कूल खोलने के संदर्भ में विपरीत अभिमत के साथ समाज के बीच में रहेंगे तो जिनमें असमंजस, उनका असमंजस तो और मजबूत होगा। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, जो चिकित्सकों की बात आप कह रहे हैं वो उनका स्कूल और से कोई संबंध अभी बहुत हाल में है नहीं जी। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं अभी भी जी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो आपके पास है उससे जाइए, जो आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है उससे जाइए। आप ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन, इमोशनल डिसीजन थोड़ा ही ले रहे हैं हम कि भाई स्कूल खोल दीजिए। जब CP शर्मा साहब कह रहे हैं स्कूल खोल दीजिए तो हम खोल देंगे, या मुखर्जी साहब कह रहे हैं स्कूल खोल दीजिए तो हम खोल देंगे। तो ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ओवर 18 months नाउ। वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2020, we have half experience of 2021. We have seen that largely children have not been harmed during this pandemic. And this is global. This is not only in India. My daughter-in-law in California, she teaches very young kids. She is going to school. She is pregnant herself, but she is going to school to teach now physically. So this has happened in USA where cases are rising. This situation is where cases are rising, you shut down these schools again. Where the situation is such that you can allow what I said, and I think Mr. Mukherjee would agree with this, and Mr. Sharma also would agree with this, that children are not, वो असुरक्षित नहीं है स्कूल में और जगहों के मुकाबले। ये बात समझना हमें आवश्यक है, क्योंकि सारे काम चल रहे हैं इस समय पूरा जैसे नॉर्मल होता है। आपने देखा नैनीताल, आपने देखा मसूरी, आपने देखा शिमला, रिसोर्ट्स में पैर रखने की जगह नहीं है जून में, तो हम स्कूल बंद करके क्या अचीव हो रहा है? तो इसलिए ये कहना, और वैक्सीन कोई आवश्यक नहीं है। अगर वयस्क सारे टीकाकरण हो चुका है, उनके टीचर्स का, उनके स्टाफ का, तो फिर उनके पेरेंट्स का घर में, तो बच्चे कहां से इन्फेक्शन किससे लेंगे फिर? और लेंगे थोड़ा बहुत वो ठीक हो जाएंगे। तो अब तो ये वैसे भी हम मान के चल रहे हैं कि जो पेंडेमिक है ये एंडेमिक हो रहा है, और ये क्लस्टर्स थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे पूरे देश में कहीं ना कहीं। ठीक है, आज केरला में है तो अब केरला में बंद कर दीजिए, यूपी में ठीक है यूपी में खुलने दीजिए, हरियाणा में ठीक है हरियाणा में खुलने दीजिए, मध्य प्रदेश में ठीक है, छत्तीसगढ़ में ठीक है वहां खुलने दीजिए। और बंद करने में समय क्यों लेना है? अगर बढ़ता है संक्रमण, बंद कर दीजिए एकदम से, आप स्विच ऑफ कर दीजिए कि नहीं कल से नहीं स्कूल आना है, नहीं आएंगे बच्चे। तो ये निर्णय तो फटाफट करें। आप खुद ही समझिए कि हम अप्रैल के पहले हफ्ते से ये कह रहे थे कि लॉकडाउन लगे, कोई राज्य सरकार लॉकडाउन का नाम लेने को तैयार नहीं थी, भारत सरकार लॉकडाउन का नाम लेने को तैयार नहीं थी, और लॉकडाउन लगे जाके अप्रैल के अंत में, और हमने देख लिया कितना डैमेज हुआ पूरे अप्रैल के महीने में इसी वजह से। तो ये जो है निर्णय डे टू डे बेसिस पे, वीकली टू वीकली आप एनालिसिस करिए उस एरिया में कहां में संक्रमण हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये निर्णय डायनामिक है। देखिए पेंडेमिक में डायनामिक है, ये कोई स्टैटिक नहीं है कि एक डेटा आ गया तो उसके इतना चेंजेस हुए हैं शुरू से, ये गाइडलाइन आई, वो गाइडलाइन आई, ये दवाई आई, वो दवाई आई, फिर इसको बंद किया, फिर उसको बंद किया। तो ये इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, वी ऑल आर लर्निंग थ्रू दिस, so everybody else is learning through it. When parents are keen, children are keen, schools are open, and schools would make sure that the school colleges remain safe for these kids. So where is the problem then? और जहां पे बंद करने के आपको बताया ना मिश्रा साहब, अगर आधे चिकित्सक ही ये एडवाइस देते रहेंगे सार्वजनिक रूप से
कि बच्चों के लिए स्कूल खोलना ठीक नहीं है, तो दिक्कत है ना। इसीलिए तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या चिकित्सा जगत से जुड़े हुई नामचीन हस्तियों को समय समय पर सामूहिक बयान जारी किए जाते हैं? क्या मिश्रा साहब महसूस करते हैं कि वाकई समय आ गया है कि देश के सुधी चिकित्सक गण इस विषय पर एक राय होकर देश के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए कोई अधिकृत बयान जारी करें, ताकि भरोसा बन पाए, विश्वास बन पाए, वातावरण बन पाए? क्या ऐसी पहल की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं मिश्रा साहब? देखो डॉक्टर हिमांशु, न तो आप मेरी बात मानिए न डॉक्टर त्रेहान की बात मानिए। मैं डॉक्टर त्रेहान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस विषय में, बिल्कुल नहीं रखता उनसे। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस समय स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो कहा है आप उनसे बात करिए। उन्होंने कहा है खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर विनोद पॉल ही हिमसेल्फ इज ए पीडियाट्रिशियन जो नीति आयोग में बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए। और दूसरे देशों ने क्या किया है उनसे थोड़ा सा लेसन ले लीजिए। न तो मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट अपने को मानूंगा, न डॉक्टर त्रेहान को मानूंगा उसमें। और डॉक्टर त्रेहान ने किस बिना पे कहा बंद कर रखी है अभी कि खाली वैक्सीन नहीं आई इसलिए? वैक्सीन तो बच्चों की बहुत सारी चीजों की नहीं आई है, फ्लू की वैक्सीन भी नहीं लगती है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई है। तो वायरल इन्फेक्शन और वैक्सीन भी कोई 100% प्रोटेक्शन ना वयस्कों को दे रही है ना बच्चों को देगी। तो वैक्सीन जब आएगी तब लग जाएगी। लेकिन अभी तो बच्चे, मैं समझता हूँ स्कूल में ज्यादा असुरक्षित नहीं है बल्कि ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। समझदारी के साथ मिश्रा साहब कह रहे हैं कि अब स्कूलों को और बंद रखना ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब आपसे कुछ दूसरे मसलों पर बात करना चाहता हूं। एक मिड डे मील के संदर्भ में बात आई कि मिड डे मील के संदर्भ में सीबी शर्मा साहब ने कहा कि हमने भिजवा दिया घरों में। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? आपने तो सारे विभागों को संभाला हुआ है। मिड डे मील योजना का सबसे बड़ा फायदा इस रूप में था कि वो तमाम सर्वहारा वर्ग के लोग जो अपने बच्चों को काम पर साथ में लगाए रहते थे या उन्हें समय पर भोजन दे पाने में असमर्थ थे, वो इसलिए स्कूल भेज देते कि चलो वहां पे पढ़ भी लेंगे और साथ में खाने को भी मिल जाएगा। पर अगर खाना घर में पहुंच रहा है तो क्या पढ़ाई के प्रति वो आग्रह रहा? क्या पढ़ाई के प्रति उनकी वो भावना रही होगी? क्या आपको नहीं लगता है कि मिड डे मील का उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चों को भोजन मिल जाए? बच्चों को पढ़ाना है, भोजन के आकर्षण में शिक्षा उनको मिल जाए, ये उद्देश्य था। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली उद्देश्य दोनों थे हिमांशु जी। न्यूट्रिशन भी एक उद्देश्य था और बच्चे उसके बहाने आके पढ़े ये भी उद्देश्य था जी। और हमने भी छत्तीसगढ़ में अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने बताया कि 97% बच्चे छत्तीसगढ़ के जो हैं उनको घर पहुंच करके मिड डे मील मिला जी। तो हम लोगों ने भी उसमें काम किया है। लेकिन मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि उससे भले घर में हमने पहुंचा दिया लेकिन उससे दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमने क्या खाना पहुंचाया, हमने सूखा राशन पहुंचाया जी। अब वो सूखा राशन जब घर में पहुंचेगा तो ऐसा थोड़ा ही है कि उसका उपयोग केवल उस बच्चे के लिए किया जाएगा, वो तो घर में पूरे परिवार के काम आएगा। तो वो राशन उस बच्चे के लिए उपयोग हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम नहीं मान सकते। तो इसलिए न्यूट्रिशन का भी वो चीज नहीं हो रही है जो कि होती। और दूसरी चीज ये कि स्कूल में तो आ ही नहीं रहे हैं बच्चे, तो इसलिए मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि मिड डे मील के जो दोनों उद्देश्य हैं हमने पहुंचा दिया, इस बात से हम खुश हो सकते हैं जी। और हम अपनी तारीफ कर सकते हैं कि हमने पहुंचा दिया जी। लेकिन उससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, इस पर मैं सहमत हूं। एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, एक प्रश्न है जी, अगर आप मुझे अनुमति दें जी। हमारा ये मानना है कि बहुत बड़ा जो नंबर है बच्चों का हमारे प्रदेश में वो इंटरनेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पर आज हम फिर भी मानते हैं कि बहुत बड़ा नंबर जो है वो उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैब नहीं है। हम जब घर घर 100% या 97% बच्चों को खाना पहुंचा सकते हैं तो ये सुविधा क्यों नहीं पहुंचा सकते? मेरा ये बेसिक सवाल है। तो जो हम ये खाना पहुंचा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या केवल न्यूट्रिशन है या केवल पॉलिटिकल गेन है? तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा एज अ टीचर कि हम अब बच्चों को समय आ गया कि हम अब हर बच्चों के घर में खाने के साथ हम उनको एक स्मार्टफोन या टैब और इंटरनेट की सुविधा को उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि ये केवल फिजिकली ग्रो करके खाना खिला के फिजिकली ग्रो नहीं करना है, हमको उनको इंटेलेक्चुअल इमोशनल भी ग्रो कराना है। एक नीतिगत फैसले के संदर्भ में बात कर रहे हैं डॉक्टर मुखर्जी, लेकिन मैं आलोक शुक्ला साहब आपके पास में वापस आता हूं और इस विरोधाभास के संदर्भ में क्या सरकार के स्तर पर दर्शक के तौर पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ने फैसला लिया स्कूल खोले जाए,
सरकारी स्कूल खुल गए, पर उनमें भी आधे अधूरे नियम हैं। सवाल छत्तीसगढ़ का नहीं, देश के संदर्भ में बात। 3 दिन कक्षाएं लगेंगी, 50% के साथ होंगी, बाकी ऑफलाइन नहीं है, बाकी ऑनलाइन में जुड़ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसे फैसलों के साथ में हम शिक्षा का भला कर रहे हैं और बच्चों का भला कर रहे हैं, या आधी उपस्थिति 3 दिन, क्या इस प्रकार के फैसलों के स्थान पर एक दृढ़ निश्चय के साथ में ही फैसले लिए जाने की जरूरत का समय आ गया? असल में हिमांशु जी देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि तटस्थ रूप से दूर बैठ करके सलाह देना अपने आप में एक बात है जी, लेकिन जो व्यक्ति वहां बैठकर फैसला ले रहा है जी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, मैं भी छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, जी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य के शिक्षा मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो या देश के शिक्षा मंत्री जी हो, जब वो सवाल उनके सामने आता है तो उनके सामने वो करोड़ों बच्चे होते हैं और करोड़ों माता पिता होते हैं जिनके भविष्य की, जिनके स्वास्थ्य की चिंता उन्हें करनी पड़ती है। तो इसलिए उनके लिए निर्णय लेना कोई बहुत आसान काम नहीं है जी, और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कहीं उनका कोई निर्णय गलत ना हो जाए जी, इसलिए फूक फूक के कदम रखने की कोशिश करते हैं जी। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले निर्णय ये होता है कि भाई आधी उपस्थिति से हो, एक दिन बुलाएं एक दिन ना बुलाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें, अगर ठीक चल रहा है तो और खोल लेंगे और बढ़ जाएंगे। ये आपको सोचना होगा इस दृष्टिकोण से कि जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर एक बहुत अहम जिम्मेदारी न केवल बच्चों को पढ़ाने की है बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य की भी है। और इसको आप इस दृष्टि से भी देखें, जो आपने अभी उदाहरण बताया कि हमारे बहुत सारे चिकित्सक मित्र हैं, मेरे बड़े सारे चिकित्सक मित्र हैं जी, वो भी लगातार हमें डराने में लगे हुए हैं जी, और बुरा मत मानिएगा मीडिया भी डराने में लगा हुआ है जी, सारी दुनिया डराने में लगी हुई है कि, और जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण है इस मामले में वो है IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो शिशु रोग विशेषज्ञ वो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आई भी तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसा कोई हमारे पास आधार नहीं है कहने का, लेकिन उनकी बात हम नहीं सुनेंगे जी, और बाकी हम अपनी वो बोले जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है उसके मन में कहीं पे भावना रहती है कि साहब अगर मैंने निर्णय ले लिया और उसमें कहीं कुछ हो गया तो वो मेरी आत्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर डॉक्टर शर्मा या डॉक्टर मिस्टर मुखर्जी या कोई भी वहां पर अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे तो उनको भी 100 बार सोचना पड़ेगा इस बारे में कि भाई मुझे देश के लिए निर्णय लेना है, देश के बच्चों के लिए, करोड़ों बच्चों के लिए निर्णय लेना है, तो सोच विचार करके लेना पड़ेगा। तो आप प्रोफेसर CB शर्मा साहब जो बात कह रहे थे, प्रिंसिपल जिम्मेदार पद पर हैं, उनको फैसले लेने दीजिए, उनको अपनी परिस्थितियों के अनुसार देखने दीजिए। इस विचार के संदर्भ में डॉक्टर आलोक शुक्ला जैसा व्यवहारिक प्रशासनिक अधिकारी किस राय के साथ में? देखिए, ये तो हमने जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश किया है उसमें तो हम लोगों ने कहा है ये जी कि स्कूल के प्रिंसिपल अगर सोचते हैं कि नहीं वहां स्कूल को खोलने के लिए अभी समय नहीं आया है तो वो जब चाहें तब अपना स्कूल बंद कर सकते हैं जी। और बल्कि हम लोगों ने प्रिंसिपल को तो अधिकृत किया ही है, उससे आगे जाकर के हमने पालकों को अधिकृत किया है। हम लोगों ने ये कहा है कि स्कूल खोलने का निर्णय जो है वो प्रिंसिपल साहब पालकों की समिति के साथ में एक बैठक करके तय करेंगे कि पालक और सारे के सारे जो वहां के लोग हैं वो मिलजुल करके फैसला करें प्रिंसिपल साहब के साथ। पर तो मेरे सवाल है शुक्ला साहब आपसे, जिस पे मैं पहले भी चर्चा किया हूं, जब तक इस बात के संदर्भ में संभावना जिंदा है अभिभावकों को और छात्रों को कि स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ेगा और इसके बावजूद भी अगली कक्षा में हम दिखेंगे, तब तक व्यवहारिक दृष्टि से मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि कोई गंभीरता आएगी? मुझे ऐसा लगता है हिमांशु जी कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं और जो आगे जाना चाहते हैं वो इस विचारधारा के नहीं हैं। ये ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने भी बहुत सारे मैसेज देखे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि अगर कोरोना चलता रहा तो मैं साइंस ले लूंगा और कोरोना खत्म हो गया तो अगले साल मैं आर्ट्स ले लूंगा। इस तरह के भी व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज चलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या केवल डिग्री प्राप्त कर लेना आज भारत में रोजगार का अवसर आपको प्रदान करता है? क्या जो भी कंपनी आपको नौकरी देती है वो सबसे पहले आपकी योग्यता देखती है। जब प्लेसमेंट के लिए आप जाते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि आपने वास्तव में क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे सब इस बात को जानते हैं कि उनको सीखना होगा। जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक उनका आगे का भविष्य नहीं बना हुआ है। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया कि हम स्कूल खोलेंगे तो हमें तो कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। सारे के सारे बच्चे और सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं हमारे स्कूलों में। मैं थोड़ा व्यवहारिक बात करता हूं शुक्ला साहब, आज से 30 साल 40 साल पहले जाइए,
इस देश में मिडिल फेल होना भी एक क्वालिफिकेशन होती थी, मिडिल पास होना भी एक क्वालिफिकेशन थी, इंटर पास होना भी एक क्वालिफिकेशन थी। वर्तमान में जिस फॉर्मूले पे हम चले हैं उसमें तो अब अगर आपको पीएचडी की डिग्री भी मिल जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि 10th और 12th के एग्जाम जिस तरीके से लोग थोक में पास हुए हैं, ये बीच में बैरियर थे, इसी में कुल मिलाकर बच्चा किस लायक है एक बार तय हो पाता है। 10th और 12th में जिस तरीके से 100% के रिजल्ट हैं, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय 99.94, केंद्रीय विद्यालय 100%, सरकारी स्कूल 99.72%, ये पास हुए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम पर डिग्रियों की छपाई का जो मामला बना हुआ है उससे आप अनभिज्ञ नहीं है। तय है आपको कुल मिला के 3 साल और एक निश्चित पैसे देने हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री कंफर्म, पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल, 3 साल और जोड़ दीजिए, आपको डॉक्टर के साथ में भी बने हुए लोग मिलेंगे। इस खतरे के संदर्भ में डॉक्टर आलोक शुक्ला जैसा सुधी प्रशासनिक अधिकारी कहीं चिंतित है, परेशान है, व्याकुल है? मुझे लगता है हम सब लोगों को चिंता करनी ही होगी, और ये केवल परीक्षा में पास होना और बहुत ज्यादा नंबर सबको एक साथ मिल गए इतने तक सीमित नहीं है। कोरोना ने हमको एक अवसर दिया है कि हम लोग थोड़ा आत्मावलोकन करें और इस बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन हमको अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी बनी हुई है कि आप किसी तरह से प्रमाण पत्र हासिल कर लीजिए, डिग्री हासिल कर लीजिए और उसके बाद बात खत्म हो गई, और उसका नतीजा ये है कि ना आज उस प्रमाण पत्र की कोई वक़्त रह गई, ना उस डिग्री की कोई वक़्त रह गई है। हमको सोचना होगा, बहुत सारे जो दूसरे देश हैं जहां पे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात होती है, जहां पर ऐसा हम देखते हैं कि जो बच्चे एकेडमिकली बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, जिनकी रुचि उसमें है, वो जाके पीएचडी करेंगे। हर बच्चा पीएचडी करने नहीं चला जाएगा क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए पीएचडी कर लेते हैं जी। तो इस पूरी व्यवस्था को हमको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, केवल कोरोना के साथ में जोड़ करके देखने से काम नहीं चलेगा। मैं कोरोना के साथ नहीं देख रहा हूं, कोरोना के चलते ये परिस्थिति और भयावह हो रही है, इसको लेकर सवाल है। सीबी शर्मा साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार उनके हस्तक्षेप को सुनते हैं। जी शर्मा साहब। जी, मैं देखिए बोलना इसलिए चाह रहा था, मैं 2-3 छोटे छोटे कमेंट्स, बड़े पॉइंटेड कमेंट्स करूंगा। पहली बात तो ये कि सही में मिड डे मील जब हम लोगों ने शुरू किया था, मैं उसका निर्णय लेने में एक पार्टी था जी। ये था कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए, टू ब्रिंग देम टू स्कूल, खाना दिया जाए ताकि उसके लोभ से गरीब बच्चा, ये पब्लिक पर प्राइवेट स्कूल के लिए तो है नहीं, पब्लिक स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए, कि वो गरीब बच्चा आए कम से कम, और जो पोषण की बात है वो भी पूरा हो। तो ये था पूरा का पूरा कि एक्सेस बढ़ाना था, इसलिए हम लोगों ने मिड डे मील शुरू किया था, और उसकी बड़ी उपादेयता थी। और अब इसलिए हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था की है कि ब्रेकफास्ट भी दिया जाए। हालांकि ये और बात है कि प्रकाश जावड़ेकर जी हमेशा बोला करते थे कि हमारी पूरी व्यवस्था आओ खाओ जाओ पर रह गया है, पर इसका बड़ा मतलब है मिड डे मील स्कीम का जी। मैं आलोक शुक्ला जी के एक कमेंट से अपनी बात कहना चाहूंगा। जैसा शुक्ला साहब ने कहा कि मुखर्जी साहब या सीबी शर्मा प्रधानमंत्री हो जाएं तो ये क्या निर्णय लेंगे, एकदम सही कहा जी। एक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल डिसीजन लेगा, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम एकेडमिक है। मेरी चिंता बच्चे हैं, मेरी चिंता राजनीति नहीं है, हमको 2024 में इलेक्शन नहीं लड़ना है जी। इसलिए मेरी चिंता है कि मेरे बच्चे 2030 और 35 में कहां पहुंचेंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे। इसलिए बहुत जरूरी है शुक्ला साहब कि विद्यालय से और विद्या से जो निर्णय होने हैं वो शिक्षक ले, और उसको आप अधिकारी होने के नाते उसको आप फॉलो कराएं। आज हो गया है, निर्णय आप लेने हैं क्योंकि आपके मंत्री चाहते हैं कि ऐसा हो, और उसको फिर हम लोगों पर थोपा जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सीबी शर्मा साहब की कि पॉलिटिकल आधार पर फैसले नहीं लिए जाने, लोक लुभावन फैसले की जरूरत नहीं है। समाज और देश के लिए क्या हितकर है, दीर्घकालिक दृष्टि से क्या बेहतर रहेगा, अगला चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, 10 साल 20 साल बाद देश का क्या होगा, उस दृष्टि से फैसले लिए जाने की जरूरत है। सीबी शर्मा साहब कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? आपकी बात पूरी हो जाए तो फिर मैं रघुनाथ मुखर्जी साहब के पास चलूंगा। इसलिए विद्यालय शिक्षा के लिए आपको अंदाज है कि आपके विद्यालय शिक्षा में जितने बच्चे हैं वो अमेरिका की आबादी से ज्यादा बच्चे हैं। आप 40 करोड़ बच्चों के लिए निर्णय लेते हैं, और बिल्कुल सही निर्णय नहीं हो रहा है भारत में। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से और सरकारी पद पर रहा हूं, उसके बावजूद ये बात कह रहा हूं कि आपको विद्यालय शिक्षा आयोग बनाना चाहिए जो कि प्रोफेशनल्स चलाएं और वो निर्णय लें। देखिए, मैंने एक बात कहा था, इसीलिए मैं बारी बारी से हाथ उठा रहा था। 16 अप्रैल को दोबारा आप जाके सुने, हमने कहा था
सबसे पहले टीचर्स को वैक्सीनेट करो जी, और उनको वैक्सीनेट कर दोगे, वो सुरक्षित हो जाएंगे। अब वो बच्चों के साथ काम करने को तैयार हो गया। आपने नहीं किया देश में, अब जाकर के दिल्ली सरकार ने निर्णय वही लिया है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले इज एजुकेशन आवर प्रायोरिटी। हमारा इस देश में प्रायोरिटी है क्या शिक्षा? नहीं है, क्योंकि वो आपको वोट नहीं देता है बच्चा मेरा, इसलिए आपकी प्रायोरिटी नहीं होती है। जिस दिन सारे बच्चे कक्षा 1 में ही 18 साल का बच्चा आएगा, वोटर बन जाएगा, तब आप उसके लिए ठीक से सोचने लगेंगे। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मेरा बच्चा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो वोट नहीं आपको देता है। आप 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन का वो वोटर है। देखिए हिमांशु जी, आपको अगर आप विद्यालय शिक्षक के चर्चा करेंगे तो आपको सेमियोटिक एनालिसिस करना पड़ेगा, 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा। आज आपका बिल्कुल प्रायोरिटी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है। आपने जैसे इसको मिसमैनेज किया है, बिफोर 47 एंड आफ्टर 47, आप जब तक उसको नहीं बदलेंगे, फॉर्म अ बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स बाय द नेम ऑफ स्कूल एजुकेशन कमीशन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरह विद्यालय शिक्षा पर काम करे, और उसमें विद्यालय से जुड़े शिक्षाविद, प्राचार्य विद्यालयों के ऑनरेबल प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स मस्ट बी इन मेजॉरिटी देयर, सो दैट दे कैन डिसाइड, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। शर्मा साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और वो बात आलोक शुक्ला साहब आपसे बातचीत में अधूरी रह गई थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा राज्य का विषय आपने कहा, पर यूजीसी के फैसलों को सारे राज्य के विश्वविद्यालय मानने के लिए मजबूर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो स्कूल के संदर्भ में ऐसी संस्था की जरूरत, आपके पास तकरीबन 36 साल का बतौर प्रशासनिक अधिकारी का अनुभव है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं सीबी शर्मा साहब की बात से? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं जी। जहां तक सवाल ये है कि एक स्कूल एजुकेशन की कमीशन बननी चाहिए, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। निश्चित रूप से होना चाहिए, और शिक्षा को चलाने का काम शिक्षाविदों को ही करना चाहिए। लेकिन जो बात यूजीसी के बारे में शर्मा साहब ने कही, मैं क्या कहूँ, इतने विद्वान और इतने जानकार व्यक्ति हैं। भारत का संविधान ये कहता है कि एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, बट सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट। यूजीसी सेट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। यूजीसी परीक्षा नहीं लेती, परीक्षा यूनिवर्सिटी लेती है, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना परीक्षा का तय करती है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द सेंट्रल लिस्ट। तो अगर आप सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी सेंट्रल लिस्ट में शिफ्ट कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, तो जरूर हो सकता है। तो मैं सैद्धांतिक रूप से उनसे पूरी तरह दिक्कत यह है कि मेरे साथ में कोई राजनीतिक व्यक्ति इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। इस देश में राजनीतिक स्तर पर अगर वोटों का मामला आता है तो यह फैसला बगैर बहस के संविधान संशोधन की शक्ल में आ सकता है, जिसकी तरफ डॉक्टर आलोक शुक्ला इशारा कर रहे हैं कि आप संविधान संशोधन कर लीजिए। इस देश में पिछड़े के संदर्भ में, अगड़े के संदर्भ में, इन संदर्भ में बिना चर्चा के भी पारित हो जाते हैं संशोधन। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मसले पर पहल भी हो पाएगी, इसको लेकर हम संदेह के दायरे में रहते हैं। लेकिन मैं रघुनाथ मुखर्जी जी, बातचीत के अंतिम चरण में आपकी ओर रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि बतौर प्राचार्य क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि एक वातावरण बच्चों के स्तर पर और पालकों के स्तर पर भी आपके सम्मुख आ रहा है, जिसमें कोशिश है जितना टल सके उतना टल जाए अभी स्कूल खोलने को, या वाकई पालकों का दबाव है? बच्चे आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं, सर स्कूल क्यों नहीं खोल रहे? थोड़ा इसको साझा करेंगे? ये इतने बड़े डेमोक्रेसी में मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य है जी। स्कूल शिक्षा जैसा विषय जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, हमको सबको पता है कि वो डिफेंसिव होते हैं, वो सेफ खेलना चाहते हैं और पॉपुलैरिटी ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज इट इज टेकन बाय पॉलिटिशियंस। यू लेट डिसीजन, वो कभी भी सेफ और पॉपुलैरिटी वाला डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं है। और जब हम डिसीजन लेंगे तो हम साइंटिफिक डेटा के ऊपर डिसीजन लेंगे। हम पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, बशर्ते एक क्लियर कट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन हो कि विद्यालय के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल जिस भी तरीके से स्कूल चलाना चाहते हैं, पालक बाध्य होंगे उसको सुनने के लिए, क्योंकि उनके भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। और जहां तक हिमांशु जी आपने पूछा कि पालक कितने परेशान है, बच्चे कितने परेशान है, कितने फोन आ रहे हैं स्कूल खोलिए, मैं आपको थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूं। जब हमको ये सर्कुलर मिला सरकार का कि स्कूल खोल सकते हैं और उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति थी, हाँ और ना दोनों।
हमने बोले एक काम करते हैं कि पालक समिति को बुला के एक मीटिंग करते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तो हम 15 लोग बैठे हैं और 3,500 बच्चे हैं, तो क्यों ना गूगल फॉर्म में एक फीडबैक ले लिया जाए। 80% पेरेंट्स ने स्कूल भेजने से मना कर दिया, हम स्कूल नहीं भेजेंगे। अब जो अनऑफिशियल तरीके से हमको पता चला, शायद उसमें 60% ऐसे थे कि सर अगर स्कूल भेजेंगे तो आप पैसा मांगेंगे, हम फीस देंगे नहीं। और कुछ प्रतिशत निश्चित रूप से डरा हुआ था कि अगर इन्फेक्शन फैल जाए तो क्या होगा। तो अब मैं चाहता हूं कि एक अगर सर्कुलर सरकार की तरफ से आ जाए कि विद्यालय स्कूल खोलना चाहिए उनको, और स्कूल अपने तरीके से पालक से वार्तालाप करके स्कूल खोले। हमारे पास जो डेटा है वो कहता है कि बच्चों में संक्रमण नहीं है, ना के बराबर है और सेफ है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कोविड महामारी से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किया उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इसको देखते हुए मेरे अंदर एक बहुत जबरदस्त एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है कि हमको स्कूल खोलना चाहिए और हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। तो आज इस माध्यम से मैं फिर छत्तीसगढ़ के सभी पालकों से प्रार्थना करूंगा कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। हम स्कूल के दरवाजे पे खड़े हैं खोल। तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो एक राय है पैनल कि समय आ गया है जब स्कूल हर हाल खुलने चाहिए। सारी चिंताओं को भूलकर सुरक्षा संबंधी सारे उपाय करते हुए कुल मिलाकर बच्चों को स्कूल लाए जाने का समय आ गया है। ज्यादा विलंब न बच्चों के लिए बेहतर है, न समाज के लिए बेहतर है, न ही देश के लिए बेहतर है। उम्मीद करते हैं इस फैसले को जल्द ही अमल में लाते हुए हम देखेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी प्रासंगिक पंक्तियां आज की इस दुविधा को ही समर्पित। ये कहती हैं कि मन खुद के ही विरुद्ध है, ये मन की कैसी रीत। मन खुद के ही विरुद्ध है, ये मन की कैसी रीत। सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा, जीत सके तो जीत। यहां तू ही कृष्ण, तू ही पार्थ है, तुझे खुद ही समझना क्या यथार्थ है। नवीन कौशिक ने जो ये लिखा था ये वास्तविकता को समर्पित है। कुल मिलाकर हम जमीनी सच्चाई को जाने, उसके अनुसार फैसले के अनुसार कदम उठाने के लिए प्रेरित हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।